हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड फन कॉमर्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अकाउंटेंसी के अंदर स्टार्ट किया था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने आरएनपी अकाउंट बनाना सीखा था और हमने वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फंड बेस्ड अकाउंटिंग सीख ली थी। जिस बच्चे ने अभी तक फंड बेस्ड अकाउंटिंग नहीं सीखी तो पहले वो लेक्चर देखो फिर आगे समझो, क्योंकि फंड बेस्ड अकाउंटिंग का एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का कंफर्म है, आना ही आना है, आएगा, पूरे चांसेस हैं उसके आने के, और वो फुल फ्लेज क्वेश्चन में भी लगेगा। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या कवर कर रहे हैं? आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बहुत सारी टर्म्स को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसमें कौन कौन सी ट्रांजैक्शन आती हैं, कि ताकि आपको जब वो आप टर्म्स देख रहे हो तो आपको पता चले कि हाँ ये इसमें आएगी या नहीं आएगी। सेकेंडली, आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनपीओ दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड वो भी सीखेंगे। इसका भी छोटा क्वेश्चन आएगा, आने के पूरे चांसेस हैं, और ये बड़े वाले यानी फुल फ्लेज क्वेश्चन के अंदर तो आता ही आता है। तो एनपीओ का जो हमारी तैयारी है, एनपीओ की जो हमारा, अबे नीचे हो जा भैया, जो एनपीओ में कॉन्सेप्ट क्या, हमें फुल फ्लेज क्वेश्चन तक जाने के लिए बहुत सारी छोटी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है। तो देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो नेचर होता है, इट्स अ नॉमिनल नेचर। ये नॉमिनल नेचर का होता है, यानी सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेस आते हैं, जस्ट लाइक पीएनएल अकाउंट। ये एकदम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, पहला लॉजिक। दूसरा, इट इंक्लूड्स ओनली रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस, सिर्फ इसमें रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस आती हैं, रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली, रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली। आपने लास्ट लेक्चर के अंदर ये सीखा था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर अगर आप बात समझोगे तो वहां पर हमारी सारी ट्रांजैक्शन आ जाती है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो, चाहे वो कैपिटल की हो, चाहे वो इस साल की हो, चाहे वो अगले साल की हो, लेकिन वो कैश नेचर की होनी चाहिए। यहां पर रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली होगी, वेदर इट इज ऑफ कैश नेचर और एक्रूवल नेचर। हमें लेना देना नहीं है, वो इस साल से रिलेटेड होनी चाहिए। मीन्स वी हैव टू डू, जैसे पीएनएल में करते थे, वी हैव टू डू एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग बोलो, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और इन एडवांस। हमें ये सारी की सारी चीजों का क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो दिस इज द पैकेज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये सारी चीजें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएंगी, करंट ईयर से रिलेटेड चीजें आएंगी। पहली बात, ना आगा ना पाछा, ना आने वाला ना जाने वाला, ठीक है जी, सिर्फ करंट ईयर। रेवेन्यू नेचर का होगा, और वेदर इट इज ऑफ कैश नेचर और एक्रूवल नेचर। कैश वाली भी आएंगी, एक्रूवल वाली भी आएंगी, ठीक है, उधारी वाली ट्रांजैक्शन। और इसके अंदर हमें ये चारों एडजस्टमेंट, जो मेन एडजस्टमेंट्स होती है हमारी, उनका ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा हर एक ट्रांजैक्शन को लेकर, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो कोई इनकम हो, चाहे वो सब्सक्रिप्शन हो, उसमें सारे के सारे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं, मटेरियल कंज्यूम पढ़ने वाले हैं, आज हमने पिछले साल का जो माल खरीदा उसकी पेमेंट आज की है, तो हमें यहाँ एडजस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो रिलेटेड टू करंट ईयर लेना है, और रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, यानी कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। बात समझ में आ गई? चले, तो अब हम आज इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर कौन सा सामान कहाँ कहाँ जाएगा, जाएगा भी नहीं जाएगा, ठीक है जी। तो आज हम समझ रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है जी। तो देखेंगे अब इसमें से कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होंगी जो इनकम एक्सपेंडिचर में लगता तो है जाएंगी, लेकिन वो जाएंगी नहीं। तो जैसे पहला आ गया एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस। समझेंगे क्या होता है?
जब भी आपके देखो एनपीओ चल रही है, ठीक है जी, आपने एक एनपीओ खोल रखी है, मान लेते हैं एक बैडमिंटन क्लब खोल रखा है, एग्जांपल ले लेते हैं ना, तो बैडमिंटन क्लब के अंदर जब भी कोई बंदा एंटर करेगा, जब भी कोई मेंबर एंटर करेगा, तो हम उससे एडमिशन फीस लेंगे, एंट्रेंस फीस लेंगे, वन टाइम पेमेंट लेंगे। वन टाइम एक्चुअली क्या होता है, ये ज्वाइनिंग फीस कह सकते हो आप, इसको क्या कह सकते हो, ज्वाइनिंग फीस, ठीक है जी, ये ज्वाइनिंग फीस भी कहते हैं इसको, आप इसको ज्वाइनिंग फीस भी कह सकते हो। तो ये रेवेन्यू नेचर की ही होती है, इट इज ऑफ रेवेन्यू नेचर। तो देयरफॉर ये कहाँ जाएगी, हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्योंकि ये हमारी क्या है, इनकम है। समझ में आ गया। आपने उस बंदे से पैसे लिए भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि आपको 100, जो भी मेंबर आपका बैडमिंटन क्लब में जुड़ेगा वो 200 रुपीज़ पर मंथ पे करेगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम आएगा, हर महीने 200 देना ही है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ेगा उसको देने हैं 300 रुपये। 100 रुपये एडमिशन फीस हो गई, कार्ड बनाने का खर्चा, पेपर वर्क का खर्चा, जो भी आप मान लो, तो वो आप उससे कह कर ले रहे हो, और 100 रुपये एक्स्ट्रा आपने ले लिए सिर्फ स्टार्टिंग में। उसके बाद वो 200 रुपीज़ पर मंथ या जो भी क्वार्टरली आपके चार्जेस होंगे वो आपको देगा, ठीक है जी। ज्वाइनिंग फीस आ गई विच इज रेवेन्यू नेचर, तो ये इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है जी। फिर आती है लाइफ मेंबरशिप फी। एक सेठ आदमी आया हमारे एनपीओ में, कहता है बैडमिंटन खिला दो, हमने कहा खेल ले भैया, कह रहे कि कितने पैसे, मैंने कहा स्टार्टिंग में 300 रुपये और उसके बाद 200 रुपये महीना। वो कहता है जी बहुत बढ़िया, कह रहा है लेकिन ना मुझे हर महीने नहीं दिए जाएंगे, मैं सेठ आदमी हूँ, आप मुझे बताओ कि आप पूरी जिंदगी का कितना लोगे। अब जिंदगी मतलब, जिंदगी तो भैया अनडिफाइंड टर्म हो गई, तेरी जिंदगी या मेरी जिंदगी, मतलब मेरी यानी एनपीओ की जिंदगी। अब हमें क्या पता हम एनपीओ कब तक चला पाएंगे, या हमें क्या पता कि तू कब तक जिएगा, समझ रहे हो। तो कहानी यहाँ पर ये आके रुकती है कि हम उसको एक अमाउंट बता देते हैं, हमने एक एक्सपेक्टेड अमाउंट बता दिया कि आप ऐसा करो, आप हमें 30,000 रुपीज़ दे दो और आपका 30,000 में पूरी ज़िंदगी आप यहाँ पर आके बैडमिंटन खेल सकते हो, या तो आप नहीं या हम नहीं, मतलब या तो जब तक आप जिंदा हो या जब तक एनपीओ जिंदा है, तब तक आप अपनी 30,000 रुपये में कितनी बारी आप बैडमिंटन आकर यहाँ पर खेल सकते हो। तो वो कहते हैं जी बात समझ गया, हर महीने नहीं देने पड़ेंगे, वन टाइम पेमेंट दे दी, ठीक है जी। तो वन टाइम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गई बाय अ मेंबर। तो ये एक कैपिटल नेचर की चीज होती है, ये होती है एक कैपिटल ट्रांजैक्शन है, कैपिटल नेचर होगा इसका बेटा। तो ये हमारा, अच्छा ये हमारी लायबिलिटी रहेगी ना भाई। देखो अगर एनपीओ भी चल रही है, बंदा भी चल रहा है, मरा नहीं है, तो हमें हर साल हमारे सब पे लायबिलिटी है कि भैया इसके पैसे आ रखे हैं, हमें इसको सर्विसेज देनी है, तो इट्स अ लायबिलिटी। ये हमारे लिए क्या है बेटा, एक लायबिलिटी है। तो ये कहा जाएगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। क्लियर है बेटा। जनरली हम इसको ऐड कर सकते हैं इन कैपिटल फंड, ठीक है जी। जो जनरल फंड बनाया था ना हमने, जनरल फंड या कैपिटल फंड एक ही बात है, तो उसके अंदर भी आप ऐड कर सकते हो या लायबिलिटी साइड आप इसको दिखा सकते हो। बात समझ में आ गई। लाइफ मेंबरशिप फी कहते हैं इसको। आगे देखते हैं। अब ये आता है बेटा स्पेशल रिसीट। अब ध्यान समझना स्पेशल रिसीट क्या है। अब हमारे पास मेंबर हैं बैडमिंटन खेलने वाले 100 लोग, 100 मेंबर है जो हर महीने हमको 200 रुपये देते हैं। बात 200 की नहीं है, 200 तो देंगे बैडमिंटन खेलने के लिए, क्योंकि हम उसको बैडमिंटन का सामान, अब बैडमिंटन खेलने इमेजिन कर लो ना, वो कोर्ट यार्ड होगा, उसके अंदर हम चूना भी गिरते होंगे लाइन मारने के लिए, शटल कॉक्स भी आ रही हैं, नेट भी कभी कभी ख़राब हो जाता है, लाइट्स हो गई, स्टाफ हो गया, मान लो कुछ हमने उनको, कुछ हम भी तो रखेंगे, एनपीओ चलाने का भी तो कुछ खर्चा होता है कि नहीं होता। तो कहानी क्या है, 200 रुपये तो हम उनसे हर महीने चार्ज कर रहे हैं। लेकिन अब आ गई है दिवाली। क्या आ गई है बेटा, दिवाली आई है। अब सब मेंबर्स कह रहे हैं दिवाली कह लो, न्यू ईयर कह लो, होली कह लो, ठीक है जी, 15 अगस्त कह लो, 26 जनवरी कह लो, तो ये सेलिब्रेशन के दिन होते हैं। अब हमने क्या कहा कि देखो वी आर अ फैमिली, 200 लोग हैं हम लोग, तो हम क्या करते हैं, एक गेट टुगेदर रखते हैं। हमारे यहाँ पर होली मनाई जाएगी, 15 अगस्त मनाया जाएगा, कुछ भी मना लो, जैसे दिवाली मना लो। दिवाली में हमने क्या किया, एक रात का डिनर प्लान कर लिया। हमने क्या प्लान कर लिया, एक डिनर। हमने एक छोटी सी गेट टुगेदर रख लेंगे, डीजे वाले बाबू को बुला लेंगे और खाना खिला देंगे, खाना पीना हो जाएगा, गाना बजाना हो जाएगा, तो ठीक है। तो इसके लिए हम पर मेंबर ही बोलेंगे ना यहाँ पर, हम लोग ट्रस्टीज एंड मेंबर्स होते हैं, पर मेंबर 500 रुपीज चार्ज करेंगे। दे सेड ओके। अब जिसको आना है, देखो 200 रुपये तो देने ही देने, बैडमिंटन खेलना है तो, इसके अलावा आपको 500 रुपये देना है इस इवेंट में आने के लिए। वो कहते हैं ठीक है जी। तो ये स्पेशल ओकेजन के लिए स्पेशल कलेक्शन हो रहा है।
तो मान लेते हैं हमारे पास मेंबर्स थे 100 और 80 मेंबर्स ने आपको कहा कि ठीक है जी हम आएंगे, बाकी 20 तो कहते हैं कि जी हम तो नहीं मना रहे दिवाली इस बारी, या हम कहीं और जाके मनाएंगे, जो भी है उन्होंने अपने एक्सक्यूज दे दिए। तो ये आ गया 40,000। तो आपके पास 40,000 रुपये इकट्ठा हो गया, आपने हलवाई को दिया। तो देखो स्पेशल रिसिप्ट हुई, स्पेशल रिसिप्ट ट्रीटमेंट देखना, तो आपका आया टोटल कलेक्शन, समझना बड़े ढंग से, टोटल रिसिप्ट जो हुई आपके पास वो हमने मान लिया 40,000 रुपये हुई। अब लेस करेंगे इसमें जो खर्चा हुआ, तो हमने इसका एक अलग से एक अकाउंट बनाना होता है, दिवाली सेलिब्रेशन अकाउंट बना लिया, ठीक है जी, स्पेशल रिसिप्ट फॉर दिवाली सेलिब्रेशन, ऐसा करके कुछ एक अलग से खाता खोलना पड़ेगा, एक अलग से बैंक अकाउंट खोल लो या अलग से एक गुल्लक डाल लो। तो हमने क्या किया, 40,000 रुपये टोटल कलेक्शन हुआ, और मान लो हलवाई, डीजे वाले बाबू, खाना पीना, गाना बजाना, डेकोरेशन मिलाकर आपका 36,000 रुपीज़ का खर्चा हो गया। अब ये 4,000 रुपीज़ आपके पास बच गया। अब जो ये बच गया, ये पॉजिटिव बैलेंस है ना, ये बच गया, तो ये आपका चला जाएगा इनकम साइड। ये कहाँ चला जाएगा बेटा, हमारा इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मान लेते हैं यही 40,000 रुपये होता और खर्चा हमारा हो जाता लेट्स से ज़्यादा, पॉसिबल है ना भैया, हमने कहा कि चलो ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, और करते करते फूल की डेकोरेशन भी होगी, बलून डेकोरेशन भी हो गई, कारपेट भी बिछवा दिए बढ़िया बढ़िया, और कहने को ये हो गया कि खर्चा हमारा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अब ज़्यादा खर्चा कितने का हो गया, मान लेते हैं 42,000 का खर्चा कराए हो, कोई बात नहीं थी, तो ये 2,000 रुपीज़ नेगेटिव में आ गया, तो ये एक्सपेंडिचर साइड चला जाएगा ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बात समझ में आ गई, इससे बढ़िया तरीके से नहीं समझाया जा सकता। तो क्या कह रहे हैं जी, हाँ जी देखो, कह रहे हैं स्पेशल रिसिप्ट टोटल कलेक्शन है 40,000 रुपये की, टोटल रिसिप्ट है 36,000, एनुअल सेलिब्रेशन, एनुअल डिनर, होली सेलिब्रेशन, दिवाली मेला, ठीक है जी, एनुअल डे स्कूल में मनाते हैं, तो 40,000 रुपये कलेक्शन हुई, 36,000 रुपये खर्चा हो गया, 4,000 रुपये प्लस में बचा तो इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम साइड, और अगर ज़्यादा खर्चा हो गया नेगेटिव साइड तो एक्सपेंडिचर साइड। नो रॉकेट साइंस, ओके बेटा आगे बढ़े। चलो फिर आता है जी दान, फिर क्या आ गया जी, दान, डोनेशन। अब दान तो सबको पता है, दान आर ऑफ 2 टाइप्स, पहला होता है स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशंस, एंड नंबर बी इज जनरल डोनेशन, जनरल डोनेशन। अब देखो दान, स्पेसिफिक डोनेशन, हमारा बैडमिंटन क्लब चल रहा है, स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब क्या हुआ, समझना बड़े ध्यान से समझना। हम लोग ना सारे खड़े हुए थे, सारे मेंबर्स खड़े हुए थे, हमने कहा कि यार वी नीड अ ट्रेनर, हमको एक ट्रेनर की आवश्यकता है। तो लेकिन जो ट्रेनर आएगा, देखो हम 100 मेंबर्स हैं बताया था, और हर एक जना 200 रुपये दे रहा है, तो 100 मेंबर्स 200 रुपये और 20,000 रुपये हमारे टोटल आ जाता है। उसमें चूना वूना आराम से निकल जाता है, शटल कॉक, मतलब लाइट वाइट, बिजली का बिल, जहाँ हम खेलते हैं पार्क में वहाँ पे हमने एक सब मीटर लगा रखा है, बिजली का बिल भी आराम से जा रहा है। तो कहानी यहाँ पर ये रुक रही कि हमारे मंथली एक्सपेंसेस तो बड़े आराम से निकल रहे, 3-4 हज़ार हम सेव ही कर लेते हैं कि ताकि हम आगे कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लें, ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब कहानी यहाँ पर आगे रुक रही है कि लेकिन हमारे पास एक ट्रेनर नहीं है, हमें एक ट्रेनर चाहिए। हम लोग जितना एक दूसरे को सिखा सकते थे, एंजॉय कर सकते थे, हमने कर लिया। अब हमको थोड़ा सा और प्रोफेशनली खेलना है, तो हमको एक ट्रेनर अपॉइंट करना है। तो हमने एक ट्रेनर को बुलाया, वो कहता है कि ठीक है मैं आपको सिखा दूँगा। देखो उसका मोटिव एनपीओ चलाना नहीं है, मैंने आपको बताया था, उसका मोटिव एनपीओ चलाना नहीं है। वो ट्रेनर आके कहता है कि भैया मैं तो लूँगा 30,000 रुपीज़ पर मंथ। तो हमने कहा यार तो बहुत ज़्यादा है, कह रहे 25 दे देना। तो 25,000 रुपये महीना, भाई इतने तो हमारी टोटल कलेक्शन ही नहीं है। अब यही बात ना ऊपर एक आंटी सुन रही थी, बड़ी बुजुर्ग सी आंटी, हम जहाँ पर खेल रहे थे ना वहीं पर उनका एक घर था, बड़ी बुजुर्ग सी आंटी थी। उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुमको रोज़ देखती हूँ खेलते हुए, बड़ा अच्छा लगता है, मेरे बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं या विदेश में बिजनेस चल रहा है, आगे पीछे कोई है नहीं, तो ऐसा करो मैं तुमको दान दे देती हूँ, मैं तुमको 25,000 रुपये महीना क्या दूंगी, दान दूंगी। या महीना ना भी करके उन्होंने एक अच्छा खासा अमाउंट हमको दान दे दिया, लेकिन बोल दिया कि ये पैसा ट्रेनर में ही खर्च करना है, इधर उधर खर्च नहीं करोगे। तो स्पेसिफिक डोनेशन उन्होंने क्या दी कि उन्होंने कहा कि आप ये पैसा लेकर आप डोनेशन जो मैं आपको दे रही हूं उसको आप कहाँ यूटिलाइज करोगे, उसको आप यूटिलाइज करोगे ट्रेनर की फीस देने के लिए। तो स्पेसिफिक दान हो गया। तो जो ये स्पेसिफिक दान होता है इसको हम कैपिटल नेचर का ट्रीट करते हैं,
चाहे इससे खर्चा कोई रेवेन्यू नेचर का ही हो रहा हो, चाहे कोई ऐसा बोले कि भैया जो भी मैं पैसा दे रहा हूँ वो बिजली का बिल भरने के लिए, लेकिन फिर भी वो स्पेसिफिक नेचर का है। हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कोई पंखा लगा होता है। मैं हरिद्वार में या किसी गांव साइड कोई मंदिर जाता हूँ ना, तो वहाँ पर एक पंखा लगा होता है, पंखों के ऊपर नाम लिखा होता है कि स्वर्गीय इसकी याद में दिया गया, या एक प्याऊ बना होता है स्वर्गीय इसकी याद में दिया गया। पार्कों में बेंच होते हैं, ठीक है जी, मंदिरों में एसी होते हैं, कारपेट्स होते हैं। तो इसकी दान, मतलब वो जो दान होता है वो एक स्पेसिफिक दान है, ठीक है जी। मंदिर जाओ और 5,000 रुपये दान करके बोलो कि भैया जी कूलर लगवाना है आपने, या ऐसा करो 5,000 दान करके बोलो कि जी ये कारपेट बिछवा देना, फर्श ठंडा होता है तो जो प्रार्थना करने आते हैं तो उनको ठंड ना लगे इसलिए आप कारपेट बिछा दो, या जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए बेंचेस लगवा दो। तो आपने अपनी तरफ से 5,000 दिए, चाहे वो भले ही खर्चा 20,000 का, लेकिन आपने अपनी तरफ से कितने दिए? 5,000। तो आपने एक स्पेसिफिक काम करके बोला कि इसी काम में खर्च होने चाहिए। तो जो स्पेसिफिक दान होता है उसको हम कैपिटल नेचर का मानते हैं, ठीक है जी, उसको हम कैपिटल नेचर का मानते हैं। और ये कैपिटल नेचर का जो खर्चा होता है, ये एक्सपेंस होता है, ये हमारा लायबिलिटी साइड चला जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। गॉट इट? स्पेसिफिक दान का ट्रीटमेंट समझ में आ गया। इसके बाद अगर कोई दान करने वाला व्यक्ति सिर्फ पैसा देकर चला जाए, आप भी तो जाते हो मंदिर, गुरुद्वारे, बंगला साहिब हम लोग जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, वहाँ दान पेटी होती है। तो वहाँ पर हम 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट अपनी औकात अनुसार, अपनी हैसियत अनुसार, ये श्रद्धा अनुसार हम वहाँ पर पैसा डालते हैं। तो जो हम 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये गिरते हैं तो उसके ऊपर कहीं लिखा होता है कि ये पैसा कहाँ खर्च करना है? नहीं, नोट पे लिख कर देते हो, आंसर इज नो, पहली बात। दूसरी बात, 10, 20, 50 रुपये की बात नहीं है, आपने, मैं कह रहा हूँ, 1 लाख रुपए की गड्डी डाल दी दान पात्र में। या आपने सुना होगा कि एक बंदे ने 1 करोड़ रुपए मंदिर को दान दिया, या 50 लाख रुपए मंदिर को दान दिया, और वो एक गुप्त दान था, वो बताकर ही नहीं गया कि कहाँ पे खर्च करना है, और अपना नाम भी नहीं बताकर गया। उस नोट पे भी तो आपका नाम नहीं लिखा होता है, लेकिन वो गुरुद्वारे वाले, मंदिर वाले कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल करेंगे उस पैसे को। तो दैट्स कॉल्ड जनरल डोनेशन, हमें नहीं पता कहाँ जाएगी। तो ये जनरल डोनेशन हम अपनी इनकम ट्रीट करते हैं, तो ये रेवेन्यू नेचर में चला जाएगा। तो ये कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड, यानी क्रेडिट साइड। ठीक है जी, बात पल्ले पड़ गई। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डोनेशंस, एक होती है जनरल डोनेशन, एक होती है स्पेसिफिक। ठीक है जी, क्वेश्चन में कुछ नहीं क्या रखा। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो ये आ जाएगा जनरल, और अगर स्पेसिफिक है तो बोलेगा कि वो कैपिटल नेचर की है, वो बोलेगा कि स्पेसिफिक नेचर की है। जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर लैंड, डोनेशन फॉर बेंचेस, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, ऐसे बोलेगा तो वो स्पेसिफिक है। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े, चलो जी। अब हमारा नए 2 टर्म्स आ गए, एक है लेगेसी और एक है ग्रांट। दोनों ही हमको मिलता है। लेगेसी भी कुछ नहीं होता, लेगेसी इज नथिंग बट अ डोनेशन, ये भी डोनेशन ही होती है, रिसीव्ड अंडर अ विल, अंडर अ विल। विल मतलब समझते हो? जायदाद। विल मतलब वसीयत, सॉरी जायदाद नहीं, वसीयत। तो फॉर एग्जाम्पल वही वाली आंटी को कंसिडर कर लेते जिन्होंने अभी 25,000 रुपये महीना दिया था। 2 साल बाद आंटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, ठीक है जी, बच्चे विदेशों में थे ही, कनाडा में। तो हम लोग 100 मेंबर्स ने उनकी केयर टेक करना शुरू कर दिया। टेक केयर, केयर टेक नहीं, टेक केयर, इंग्लिश इज थोड़ी हाई रहती है मेरी, पता ही है। तो टेक केयर करना शुरू कर दिया आंटी जी का। तो हम उनको कभी कभी खाना दे आते थे, कभी कभी आंटी को हम क्या कहते हैं, घर में राशन, वो तो पैसे वो देती थी, लेकिन उनका हाथ बटाना शुरू कर दिया था, खाना बनाना, उनकी सेवा करना, समझ रहे हो? तो कोई बात नहीं। और आंटी का भी ना, वो बालकनी में बैठती थी, चाय पीती थी और हमको देखती रहती थी, तो उनका जीवन थोड़ा सा अच्छा चल रहा था। तो आंटी जी ने क्या किया, जब उनके आखिरी क्षण चल रहे थे तो उन्होंने अपनी वसीयत बनवाई। तो वसीयत में प्रॉपर्टी तो आंटी का बहुत थी, ठीक है जी, तो वसीयत में उन्होंने प्रॉपर्टी और जो भी उनके पास संपत्ति थी उसमें से कुछ पैसा हमको दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं चली गई तो इनके ट्रेनर का क्या होगा? ये तो 100 लोग हैं बेचारे, 200 रुपये, और अच्छा काम कर रहे हैं बैडमिंटन। मैं भी बचपन में बड़ी बैडमिंटन खेलती थी, ठीक है जी, समझ रहे हो? तो आंटी ने उसको रिलेट किया और अपना वादा पूरा करते हुए कहा कि नहीं जी, मैं तुम्हारे पास इतना संपत्ति छोड़ के जा रही हूँ
ये फ्लैट छोड़ के जा रही हूँ, या ये एक कैश छोड़ कर जा रही हूँ, या बैंक में एफडी छोड़ कर जा रही हूँ, इससे तुमने अपने ट्रेनर की फीस देनी है। ठीक है जी। तो आपने क्या किया, डोनेशन रिसीव्ड अंडर अवेल। अब ये भी बच्चों 2 प्रकार की ही होगी, सॉरी, अब ये भी हमारी कितने प्रकार की होगी, 2 प्रकार। ये भी जनरल हो सकती है और ये भी हमारी स्पेसिफिक हो सकती है। तो आंटी जी ने कहा कि हम आपको जो पैसे देके जा रहे हैं उससे आपको क्या करना है, उससे आपको दान समझो, उससे आपको क्या करना था, उससे आपको ट्रेनर की फीस देनी थी। तो वो स्पेसिफिक नेचर का है, तो सेम ट्रीटमेंट लायबिलिटी साइड आ जाएगा। ठीक है जी, बैलेंस शीट के। और अगर वो जनरल है, आंटी ने कहा बस ये ले लो, अब जहां तुमको अच्छा लगे वहां खर्च कर लेना, जहां तुमको जरूरत होगी, मेरे बनने के बाद तुमसे मुझसे क्या ही पूछोगे, तो तुम ले जाओ। ठीक है जी। अच्छा, ये मरने के बाद ही मिलेगा, ठीक है ना। तो विल का काम जो होता है वो मरने के बाद चालू होता है। तो जनरल भाई जीते जी आप बंटवारा करते हो, मरने के बाद वसीयत लिखते हो, वसीयत होता है मरने के बाद। तो जनरल जो हमको दान मिलेगा वो हमारा वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड आ जाएगा। ठीक है जी, सेम है, बट दान आदमी अपने जीते जी करता है और विल मतलब मेरे मरने के बाद वो एक्ट होगा। ठीक है ना। फिर आता है ग्रांट। ग्रांट यानी रियायत, छूट। तो जो सरकार दे सकती है, ये कोई भी दे सकता है, बाय गवर्नमेंट आपको दे सकती है, या कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन भी आपको दे सकता है, पब्लिक या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। ठीक है जी। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल अभी जो हमारा ये बैडमिंटन वाला चल रहा है, यार बहुत बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं यार बैडमिंटन। केजरीवाल जी हमारे ग्राउंड में आए, 100 लोगों को बैडमिंटन खेलते बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा जी इनकी बिजली का जो बिल है ना वो आधा कर दो, ग्रांट दे दी। उन्होंने कहा कि जी जो ये बैडमिंटन यूज़ करते हैं, इसका 5 रुपये हम इसको सब्सिडी देंगे, ये हमारी तरफ से मिल गई आपको, तो ग्रांट दे दिया। या सरकार नहीं आई, प्राइवेट हो रखी है बिजली आजकल, तो बिजली वाले ही आगे कह रहे हैं यार बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो मैं बिजली का मालिक आगे कहता है 5 रुपये सब्सिडी। या जहाँ से हम शटल कॉक खरीद रहे हैं, वहाँ पर जो बंदा था स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जहाँ पे हम जिस दुकान से माल खरीदते थे, वो कहता है कि जी भैया बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, आप तो लोगों को फ्री में ही सेवा कर रहे हो या बहुत कम पैसों में सिखा रहे हो, तो हम भी आपको क्या देते हैं, रियायत देते हैं। तो जो ग्रांट्स होती हैं इट्स जस्ट लाइक हमारी इनकम होती हैं। तो ये कहाँ चली जाती है बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड। अभी तक जो भी हमने सीखा वो सब मिल ही रहा था आपको, क्लियर है। नॉट सो इंपॉर्टेंट, लेगेसी एंड डोनेशन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आता है सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। यहां पर जो बात हो रही है एसेट की, वो हो रही है फिक्स्ड एसेट की बात। यहां पे जो बात हो रही है वो हो रही है फिक्स्ड एसेट्स की बात। आपने अपना पुराना एसेट बेच दिया, ठीक है जी। एनपीओ के पास मान लो एक ऐसा ट्यूशन सेंटर है जहां पर बच्चों को कम पैसों में बहुत अच्छे दामों पर, मतलब एक कम पैसों में एक अच्छी शिक्षा दी जा रही है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, घर पर वो मालिक लेकर नहीं जा रहा पैसा, ऑल दो टीचर्स वगैरह को सैलरी दे रहा है। मान लो मैंने एग्जांपल पहले ही दिया था, मान लो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और कम पैसों में, मतलब एक 100 रुपये में 200 रुपये महीना आपकी फ़ीस है कि ताकि बस कुछ खर्चे निकल जाए मेरे, कुछ सपोर्ट मिल जाए, बाकी जिसका वो भी नहीं है वो भी ना दे मेरे को। तो ऐसा कुछ अगर कर रहे हैं, तो मेरे पास बेंचेस पड़े थे टूट गए, या फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ कंप्यूटर्स पड़े थे वो टूट गए, एसी खराब हो गया, XYZ कोई मेरे पास एसेट था जो कि अब मेरे काम का नहीं रहा, तो मैंने उसको बेच दिया। अब जब भी हम बेचेंगे तो या तो हमको मुनाफा होगा बेटा, या मेरे को लॉस होगा। अगर तो मुझे मुनाफा होता है तो वो जो मुनाफा होगा, प्रॉफिट पार्ट जो होगा, वो मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड चल जाएगा, ओनली प्रॉफिट पार्ट। ठीक है जी, क्योंकि जो पैसा सेल प्रोसीड आएगा, ओनली प्रॉफिट पार्ट, क्योंकि जो सेल प्रोसीड आएगा वो तो कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन होगी, वो यहां नहीं जाएगी, वो इनकम एक्सपेंडिचर में चली जाएगी। लॉस होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड आ जाएगा। ठीक है जी, ओनली लॉस पार्ट। इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि आगे जाके कुछ कंफ्यूजन होने वाले हैं, इसलिए ओनली लॉस का पार्ट आएगा। मान लो 1000 रुपए की चीज थी, ठीक है जी, जिसकी बुक वैल्यू 1000 रुपए की थी, 10,000 ले लो, और आपने इसको सेल कर दिया, मान लेते हैं 11,000 रुपए का, तो ये 1,000 रुपए प्रॉफिट हो गया ना। 1,000 रुपए जो प्रॉफिट है वो इनकम एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड चला जाएगा। दूसरा एस्पेक्ट ले लेते हैं, 10,000 की जो चीज थी वो आपने बेच दी, मान लेते हैं 7,000 में, तो आपका 3,000 रुपए का क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया। तो ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर की, ये 3,000 कहाँ जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड। ठीक है जी, सिर्फ लॉस का पोर्शन जाएगा, लॉस का पोर्शन।
फिर आता है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, देखो न्यूज़पेपर इज़ नॉट आर फिक्स्ड एसेट, न्यूज़पेपर एसेट नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो बुक्स होती हैं, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसके ट्रीटमेंट में, जो बुक्स होती हैं दे आर असेट्स, लेकिन जो न्यूज़पेपर हो गई या पीरियोडिकल्स हो गई, मैगजीन्स कह सकते हैं, जिनकी लाइफ बड़ी कम होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल फोर्ब्स की जो मैगजीन आती है वो 6 महीने 1 साल की होती है, ठीक है जी। या पर्टिकुलर जो एक मैगजीन आती है जैसे इकोनॉमिक्स टाइम्स जो आती है वो हर महीने आ रही है। बात समझ में आ रही है बात? तो ऐसे न्यूज़पेपर तो हर रोज़ आ रहा है। आज का न्यूज़पेपर कल तो बासा हो जाएगा, ठीक है जी। वो चना जोर गरम और शीशे साफ करने के काम आएगा। तो कहीं ना कहीं तो ये हमारा कोई असर नहीं है। लेकिन किताब, आज अपनी 6th क्लास की कोई इंग्लिश की किताब उठा लो, वो आज भी आपको ज्ञान देगी, एक स्टोरी सुना देगी, एक पोइट्री सुना देगी, या एक ग्रामेटिकल चीज़ समझा देगी। हम 12th स्टैंडर्ड में 11th स्टैंडर्ड की अकाउंटेंसी की किताब खोल लो, कुछ ना कुछ ज्ञान देगी, समझाएगी, सिखाएगी। साइंस की किताब खोल लो, हिंदी की खोल लो, एसएसटी की खोल लो। तो बुक्स आर फ्रेंड्स, हमारा एसेट होती है। तो बुक्स जो होती है वो कभी पुरानी नहीं होती, चाहे वो एक नॉवल ही क्यों ना हो, क्योंकि वो पुरानी नहीं होगी, ठीक है ना। तो वो हमारा एसेट मानी जाती है। लेकिन ये हमारा एसेट नहीं होता, एक्सपेंस होता है। लेकिन इनको बेचे कुछ तो पैसा आएगा। मान लो हमने अखबार खरीदा 500 रुपये का, वो तो आ गया डेबिट। जब हमने इनको परचेज किया था, जो इसका परचेज प्राइस होगा वो तो आ जाएगा डेबिट साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के। लेकिन जो आप बेच रहे हो, जो आप सेल कर रहे हो, सेल ऑफ असेट्स, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सॉरी, जो आप न्यूज़पेपर बेचोगे तो वो भी तो आपको पैसे देगा ना कबाड़ी। तो मान लो 500 रुपये का आपने खरीदा था और 50 रुपये का आप बेच भी तो रहे हो, तो ये हमारी कहीं ना कहीं इट्स काइंड ऑफ इनकम होती है। करते हैं ना, जब घर पे आता है यार कबाड़ी, तो हम सारे घर का कबाड़ बेचते हैं, अखबार बेचते हैं, तो पैसे आते हैं, बच्चे ही रख लेते हैं, ठीक है जी। हम बच्चे थे तो हम रखते थे, आज हमारे बच्चे रख लेते हैं। तो कहानी ये, सेल ऑफ न्यूज़पेपर आ गया 50 रुपये का, तो ये हमारी इनकम साइड आ जाएगा, एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड। क्लियर होगी बात? ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या है, जो भी टोटल रिसिप्ट मिलेगी आपको, ये तो मैंने आपको दोनों का ट्रीटमेंट बता दिया ना, टोटल रिसिप्ट जो मिलेंगी हमको, लेट मी चेंज द कलर, तो जो टोटल रिसिप्ट आपको मिलने वाली है वो हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड, ठीक है जी। बाकी खरीदोगे तो डेबिट साइड जाएगा ही जाएगा। गॉट इट? यहाँ पर वैसे बात हो रही है बेचने की। आगे चलेंगे। अब ये वाला ना थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपको। इसके अंदर ना 3 केसेस इन्वॉल्व है हमारे, ये आपको बहुत ही ध्यान समझना है। यहाँ पर मैं आपको 3 पार्ट्स में इस टॉपिक को समझाने वाला हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में 3 तरीके का ट्रीटमेंट दिया होगा। सेल ऑफ यूज स्पोर्ट्स मटेरियल, मान लो हमारे स्पोर्ट जैसे बैडमिंटन क्लब है, यूज स्पोर्ट्स मटेरियल, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं शटल कॉक की। अब शटल कॉक के 3 ट्रीटमेंट हो सकते हैं, ध्यान समझना। पहला ट्रीटमेंट, मतलब ये तीनों केस होंगे, इस केस में ये वाला ट्रीटमेंट, उस केस में ये वाला ट्रीटमेंट, इस केस में ये वाला। अगर ये वाली बात क्या रखी है तो देखो क्या है कि हम लोग ना शटल कॉक जो खरीद रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, शटल कॉक हमने खरीदी, तो बहुत सारी शटल कॉक्स आप लोगों ने खरीदी, तो उसका एक ओपनिंग बैलेंस होगा शटल कॉक का। वैसे हम आज ही टॉपिक सीखने वाले हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। एक उसका ओपनिंग बैलेंस होगा। मान लो हमारे पास 10,000 रुपये की शटल कॉक पड़ी हुई थी, फिर हमने पूरे साल के अंदर परचेज किया, मान लेते हैं 60,000 रुपये की शटल कॉक। फिर लास्ट के अंदर हमने देखा कि हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना पड़ा हुआ है बेटा, मान लेते हैं 25,000 का मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस पड़ा हुआ था। तो मैंने कितना यूज़ किया बेटा, ये देखना पड़ेगा। भाई 10,000 की शटल कॉक पड़ी थी, 60,000 की ऑयल खरीदी, 70 हो गई। 70 में से 25 मैंने यूज़ कर ली, बची हुई है, तो 45,000 को मैंने कंज्यूम कर लिया होगा ना। तो ये वाला जो अमाउंट है ये मेरा डेबिट साइड, ये कहाँ आ जाएगा बेटा, मेरा डेबिट साइड आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस शीट, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट, और ये आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिख रहा होगा। ये नॉर्मल है। लेकिन इसके अंदर ना कुछ और छुपी हुई बातें हैं, ध्यान समझना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमने 45,000 रुपये का जो कॉस्ट ये यूज़ की शटल कॉक्स, मान लो 10 रुपये की बेक आ रही है, तो हमने पूरे साल में 4500 शटल कॉक्स यूज़ कर ली। 4500 शटल कॉक को हमने हर मैच में दे देकर मारा होगा, ठीक है जी। तो आपको पता है शटल कॉक के चीथड़े उड़ जाते हैं, ख़राब हो जाती है। या अब हम इतने प्रोफेशनली खेल रहे हैं, तो जो शटल कॉक थोड़ी सी भी ख़राब होती है हम उसको साइड में रख देते हैं और एक नई शटल कॉक निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से 4500 शटल कॉक हमारी ख़राब हो चुकी है, जो खेलने योग्य तो नहीं है हमारे लिए भी और किसी और के लिए भी। तो हमने ना उनको फेंका नहीं है, हमने
हमने उनको बोरियों में भर लिया। अब हमारे पास 4500 शटलकॉक है और हमारे स्टोर रूम्स में पड़ी हुई है। एक दिन हमने एक बंदे को बुलाया, एक्चुअल में उस बंदे का नाम होता है जीरे वाला मेरा एक ऑफलाइन स्टूडेंट है जो मुझे कहता है कि सर ये है एक जीरे वाला है। तो जीरे वाला आता है और जो आपके घर में बचा पुराना कोई भी सामान होगा ना वो लेकर चला जाएगा। अब वो जीरे वाला जो है वो सारा सामान ले लेता है। वो आपके जो बाल होते हैं ना, जो लेडीज़ के बाल होते हैं, वो भी खरीद लेता है 4 से लेकर 5,000 रुपये किलो के दाम पर। तो ये एक बात मेरे को बड़ी अमेजिंग सी सुनाई दी थी अभी कुछ हाल ही में। तो अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि कुछ भी बिकता है, तो ये जो आपकी शटलकॉक है ना वो भी बिक रही है। तो अब वो जो बिक रही है 4500 शटलकॉक्स हैं, वो कहते हैं कि भैया मैं इसको 50 पैसे के हिसाब से खरीद लूँगा। ठीक है जी, समझ रहे हो भाई, हमारे लिए तो यूजलेस थी ना, या 1 रुपये के हिसाब से खरीद लूँगा। तो 4500 शटलकॉक जो आपके लिए बिल्कुल वेस्ट थी वो आपने 1 रुपये के हिसाब से बेच दी, तो आपको 4500 रुपये जो रिसीव हुए तो ये आपकी इनकम ट्रीट हो जाएगी। पूरी की पूरा का पूरा अमाउंट इनकम साइड में चला जाएगा। कहाँ पर? क्रेडिट साइड। बात समझ में आ गई? जो आपने, आपके लिए वो वेस्टेज है, कबाड़ है, जैसे अखबार था, वेस्टेज था, असेट तो नहीं है ना। हाँ, तो आपने उसको बेच दिया, बेच के जो भी रिसिप्ट आएगी सेम एज ओल्ड न्यूज़पेपर। लेकिन अब यहाँ पर एक और ट्रीटमेंट ये भी हो सकता है कि ये है अनयूज्ड। मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि जब हम लोगों ने क्या किया, ये 10,000 रुपये की शटलकॉक पड़ी हुई थी, 60,000 की और खरीद ली। अभी भी कितने की बची हुई है बेटा? 25 की बची हुई है। लेकिन हमारे गोदाम में प्रॉब्लम क्या है कि एक ही गेट है, तो उसके अंदर जब हम कॉर्नर पर एक शटलकॉक का बॉक्स रखते हैं तो वहाँ पर वो इकट्ठी होती रहती है, और खरीद रहे हैं तो वो छुपता जा रहा है। कोने वाला बॉक्स कभी यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हम लोग। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने एक दिन सफाई करनी शुरू की तो 3 बॉक्सेस पड़े हुए थे, हर एक बॉक्स में 100 शटलकॉक्स थी इसी में से। तो 3 बॉक्स में तो 300 शटलकॉक्स जो थी वो पूरी की पूरी क्या हो गई हैं? खराब हो गई हैं, जिसको आप कह सकते हो ना ऑब्सोलीट हो गई हैं। ठीक है जी, खेला नहीं जा सकता, पीली पड़ गई। जैसे ही हमने बैडमिंटन लेके मारा वो फट गई। तो हमने उसी जीरे वाले को फिर बुला लिया, हमने कहा देख नई शटलकॉक देंगे तेरे को अब हम। तो वो कहता है नहीं बाबूजी क्यों मेरे को पागल बना रहे हो, बोलना कुछ और चाह रहा था मैं, तो क्यों मेरे को पागल बना रहे हो, लेकिन फिर भी अब मेरा लेने का फर्ज है, मैं हर चीज़ ले लूँगा। तो इस बार मैं आपको 2 रुपये दे जाऊँगा। कितने दे जाऊँगा? 2 रुपये। तो कितने रुपए मिले बेटा मेरे को? 600। लेकिन इसकी जो टोटल वैल्यू थी, दोबारा देखते हैं साफ जगह से, क्योंकि इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। कितनी शटलकॉक थी बेटा? अब अभी तक हमने इसको यूज नहीं की थी, हमारे लिए यूजलेस नहीं है क्योंकि हमने इसको यूज ही नहीं किया। तो अभी अनयूज कितनी थी? 300। एक का दाम था 10 रुपए। कितना आ गया टोटल वैल्यू? इतनी टोटल वैल्यू, क्योंकि हमने इसको खेला तो है ही नहीं। आज भी कितने की बुक्स में दिख रही होगी? 3,000 रुपए की। लेकिन जो हमने इसको बेचा वो क्या था भैया? ना जी, इसको मैं 2 रुपए के हिसाब से ले जाऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये कितना मिला हमको? 600 रुपये। तो इस केस में ना हमको लॉस हुआ है। इस केस में हमको 3,000 रुपये में से 600 रुपये देने पड़ेंगे, मिलेंगे 2,400 रुपये। मेरा पूरा का पूरा नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर अब हम 600 का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे और 3,000 का नहीं करेंगे। जो लॉस हुआ है आपका, तो वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड चला जाएगा। बात समझ में आ गई? ये बहुत कम आता है, लेकिन ये तभी आएगा जब ये अनयूज्ड होगा। अनयूज्ड को आज आप बिना यूज किए बेच रहे हो, ये है यूज कर लिया उसका कबाड़ बेच रहे हो। ये नॉर्मल ट्रीटमेंट। अब इसको और इलाबोरेट करेंगे हम लोग। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो ये जीरे वाले का भी सिस्टम समझ में आ गया होगा। आगे वही आया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, वही बात चल रही है अभी हमारी। तो जो भी मटेरियल है, जैसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, तुम्हारे लिए मटेरियल हो गया शटलकॉक, ठीक है जी। और ये है यूज स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है जी। सेल ऑफ यूज, लेकिन मैंने इसके अंदर सारा ट्रीटमेंट आपको बता दिया। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड भी हमने थोड़ी बहुत शुरुआत की थी। ये आ गया ना मटेरियल कंज्यूम्ड। तो इसी को थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो शटलकॉक होगा, हमारी एक डिस्पेंसरी है तो दवाइयाँ भी हो सकती हैं, हमारा एक ट्यूशन सेंटर है तो स्टेशनरी आइटम्स भी हो सकती हैं। तो कोई भी मटेरियल को हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका आएगा। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला होता है, वैसे देखा जाए तो वो मैं फॉर्मूला आपको लिखवा देता हूं। ये है अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये आ गया जितना भी अमाउंट है। अब इसमें 3 बातें ऐड हो जाएंगी और 3 बातें ही इसमें लेस हो जाएंगी।
इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड हो जाता है और क्लोजिंग स्टॉक इसमें माइनस हो जाता है। इसमें क्रेडिटर एट एंड ऐड हो जाएंगे और क्रेडिटर एट बिगिनिंग इसमें माइनस हो जाएंगे और एडवांस एट बिगिनिंग इसमें क्या हो जाएगा, ऐड, और एडवांस एट एंड इसमें क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है जी। और जो अमाउंट हमारा यहाँ आएगा वो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है जी। तो ये 6 चीज़ें हमारा वेट कर रही है। धीरे धीरे चैप्टर टॉपिक और आगे बढ़ेगा, तो इसको मैं आपको आके दिखाता हूँ। ये फॉर्मेट आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, कि ताकि लिख ही लो, बेटर है, क्योंकि वो देखकर ही आगे वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। चलो, अब जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं जी, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी दैट विल बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ओपनिंग स्टॉक है, पेमेंट मेड टू द स्टेशनरी, क्लोजिंग स्टॉक, ये आ गया जितना आपने अमाउंट पे किया है, और ये आ गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो निकाल लेते हैं, वही वाला फॉर्मेट लगेगा। देखो, तो अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना अमाउंट पे किया बेटा आपने, 54,000, ये आ गया। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दो, कितना आएगा बेटा ओपनिंग स्टॉक, 15,000, और लेस कर दो इसमें हमारा जो बच गया। जैसे भी मैंने आपको बताया था, हाल ही में तो बताया भी मैंने आपको, क्लोजिंग स्टॉक कितना बेटा हमारा 2500। ठीक है जी। ये देखो ना, अभी मैंने आपको बताया ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ठीक है जी। यहाँ पर टोटल अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर है। अभी सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग है, बाकी 2 आइटम्स हमको गिवन नहीं है, ना क्रेडिटर ना एडवांस। धीरे धीरे आएगा अभी। तो ये कितना आ गया बेटा हमारा, ये आ गया 6500, 66500 आ गया। कितना आ गया, 66500। गॉट इट? क्लियर है? तो ये आ गया बेटा हमारा जो भी अमाउंट, ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएगा। इतना आपने साल भर में गुड्स को इस्तेमाल किया है। ठीक है जी, स्टेशनरी आइटम्स को इस्तेमाल किया है। फिर आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन दे रखा है, अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन दे रखा है, ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर, थोड़ा सा घुमा फिरा कर, लेकिन दिए हुए सब कुछ। तो अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया हुआ बेटा, 2 लाख रुपए। अब इसमें ऐड क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, और लेस क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है बेटा, 50,000, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 45,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक, तो 95। ये सोचने का क्वेश्चन बड़ा मुश्किल कर दिया हमने। ठीक है ना। अब ओपनिंग, इसके बाद आता है हमको दे रखा है क्रेडिटर, तो यहां पर आते हैं ऊपर क्लोजिंग क्रेडिटर, और यहां आते हैं हमारे ओपनिंग क्रेडिटर। ठीक है जी। बाकी पीछे लॉजिक है, लेकिन अब मैं आपको बताऊं, वी हैव नॉट दैट एनफ टाइम कि मैं आपको हर एक का लॉजिक बताऊंगी क्यों ऐड हो रहा है। हाँ, बाकी अभी फिलहाल एग्जाम दो, कभी फुर्सत होगी तो बता दूंगा, लेकिन 12th स्टैंडर्ड से ये अब कट चुका है। आने वाले जो 12th वाले बच्चे हैं उनका कट चुका है, जो आ चुके हैं मतलब। हाँ जी। ओपनिंग क्रेडिटर कितना दे रखा है, 2,20,000 सॉरी, और क्लोजिंग क्रेडिटर दे रखा है 50% ऑफ ओपनिंग, तो ये कितना हो गया, 10,000 हो गया। तो ये दोनों माइनस कर देंगे, जो भी अमाउंट आएगा ये कहाँ चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड। क्लियर है जी? चलें आगे बढ़े। आओ देखो, थोड़ा सा और बड़ा कर दिया क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए। क्या क्या रखा है, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 1,08,000। अमाउंट, सारी की सारी आइटम आ गई, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। देखो अब ये पूरा फुल फ्लेज बढ़िया क्वेश्चन आया है, 1,08,000। अब ऐड करेंगे इसके अंदर हम ओपनिंग स्टॉक, ठीक है जी, क्लोजिंग क्रेडिटर और एडवांस एट बिगिनिंग। ठीक है।
और लेस कर देंगे हम इसमें से क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग क्रेडिटर और एडवांस एट एंड। ठीक है जी, ये यहां पर कर देंगे। तो ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है? स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग है 30,000 एंड क्लोजिंग इज 5,000, तो यहां आ गया बेटा 5,000। ठीक है जी। इसके बाद क्रेडिटर ओपनिंग के 20,000, क्लोजिंग के 13,000, तो क्लोजिंग के 13,000, ओपनिंग के आ गए 20,000, माइनस हो गई। ठीक है जी। फिर आता है एडवांस पेड फॉर, ये क्लोजिंग का और एक ओपनिंग का, तो 13,000 क्लोजिंग का है और जो ये 2,000 है ये ओपनिंग का है, आ जाएगा। अच्छा, आपको पता है ये तो हम बता ही देंगे, ये वाला अमाउंट तो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड आ जाएगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये वाले अमाउंट भी तो जाएंगे ना, ये ओपनिंग बैलेंस शीट, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। वो आपको पता है एडवांस हमारे लिए लायबिलिटी होती है, क्रेडिटर हमारे लिए, देखो एडवांस दिया हुआ है तो असेट हो गया, क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटी है, स्टॉक हमारे लिए एसेट है, तो वो अपने हिसाब से हम डाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? मुश्किल तो नहीं था काम, समझ में आ गया बेटा सारा? चलो, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा टेढ़ा क्वेश्चन आता है जो कि ये है, दिस इज द हेवीएस्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। अब इसके अंदर ना हमको अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी नहीं गिवन होगा, तो जब भी अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी आपको गिवन नहीं होगा तो आप क्या करोगे? तो वो आपको निकालना पड़ेगा परचेजेस। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? परचेजेस। अच्छा, एक बार मैं आपको यहाँ पर ही बता दूँ कि यहाँ पर अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी की जगह लिखा होता परचेजेस ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर। तो अगर परचेजेस लिखा होता ना तो आपको सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का ही ट्रीटमेंट करना है, बाकी कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। जैसे मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको ये बात बता रखी है अभी, अगर हमको सीधा सीधा परचेज गिवन होगा, सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का ही ट्रीटमेंट करना है, यानी इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट नहीं होगा। यहाँ तो लिखा है अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, हमें क्या पता पिछले साल का आने वाले साल का है, लेकिन इसकी जगह अगर सिर्फ परचेजेस दिया हो तो आपको सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को ही ट्रीट करना है, बाकी क्वेश्चन में गिवन होंगे इग्नोर कर देना। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने तुमको। अब यहाँ पर कुछ इस प्रकार की बात है कि हमको क्या रखा है कि ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, हमने क्रेडिटर को कितनी पेमेंट की ये दे रखा है, हमको परचेज नहीं पता कितनी है। स्टेशनरी परचेज इन कैश जो थी वो 20% टोटल परचेज की थी, हमें नहीं पता टोटल परचेज भी कितनी थी। तो सबसे पहले तो हमको परचेज निकालनी पड़ेगी, तो हम वर्किंग नोट में चलते हैं और परचेज निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो, हमको यहाँ पर क्रेडिटर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है और आपने क्रेडिटर को कितना पैसा दे रखा है ये भी आपको बताया गया है। तो हम पहले बना लेते हैं अपना क्रेडिटर अकाउंट। तो क्रेडिटर अकाउंट में आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे। यहाँ आ गए बेटा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस कैरी डाउन, लायबिलिटी साइड आएगा ना। तो अब हमारे यहाँ पर आ गया ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस था 46, क्लोजिंग बैलेंस था 11,800, ठीक है ना। ओपनिंग 46 और क्लोजिंग था 11,800 और आपने कितनी पेमेंट की है बेटा? 56,800 पे करेंगे तो यहाँ आएगा ना टू कैश 56,800। फटाफट से ये निकाल के देखते हैं कितना आया। तो ये आ गया 600, 1 कैरी 7 8 1 कैरी 6 और 7 78600 में से 78600 में से 4600 माइनस करोगे तो 74,000 आ गया। तो जो ये 74,000 आया मेरा वो क्या होगा? क्रेडिटर बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि हमने उससे माल खरीदा होगा। और कैसे बढ़ेगा? तो ये आ गया 74,000 की मेरी परचेज आ गई, लेकिन एक क्रेडिटर से खरीदी है। तो ये हो गई बेटा मेरी क्रेडिट परचेज। ये क्या हो गई? क्रेडिट परचेज। ठीक है जी। अब कहानी ये है कि जनरली क्वेश्चन में इतना हैवी नहीं आता, लेकिन अगर आएगा तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। यहाँ पर ना आपको यहाँ ये लिखा हुआ है कि जो कैश परचेज है वो 20% है टोटल परचेज के। जनरली ऐसे क्वेश्चन में ना हमको कैश परचेज गिवन होती है, तो अगर वो गिवन ही होगी तो हम क्रेडिट और कैश जोड़ लेंगे तो हमारे पास टोटल परचेज आ जाएगी। लेकिन यहाँ में कैश परचेज डायरेक्ट नहीं दे रखी तो हमें निकालनी पड़ेगी। क्या रखा है? टोटल परचेज का 20% हमारा कैश है, तो लेट कर लो टोटल परचेज। टोटल परचेज हमारी होगी X रुपीस की, तो कैश वाली कितनी हो जाएगी? कैश परचेज
20% ऑफ x हो जाएगी, यानी x/5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x प्लस x/5 इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा बेटा? x प्लस x/5 किसके बराबर होगा? टोटल परचेज के। तो टोटल, देखो गलत लिख दिया ना, भावनाओं में बह गया। मुझे क्या लिखना था कि जो कैश परचेज है और जो क्रेडिट परचेज है वो जोड़ कर क्या आएगी बेटा? मेरी टोटल परचेज आएगी। आया ना? तो इधर देखो, कैश मेरी मुझे पता नहीं, कैश कितनी है मेरी? x/5, क्रेडिट अभी निकाली थी 74,000 और टोटल मेरी थी x, वहाँ चला जाएगा। 74,000 इज इक्वल्स टू x माइनस x/5। ये 74 आएगा, 64 आ रहा है मेरे हिसाब से, 64 आना चाहिए। ये 6 आएगा, 6 आएगा, ये भी 6 आएगा, ठीक है ना? तो ये 64,000 आ गया। कितना आ गया? 64। तभी तो कटेगा, याद आ गया ना मेरे को, कई बार ही किया क्वेश्चन। ये आ गया 4x/5, ये कैंसिल हो गया बेटा, तो x की वैल्यू आ जाएगी टोटल 80,000। तो दिस इज टोटल परचेज। अब कैश और क्रेडिट मिलाकर टोटल परचेज कितनी आ गई? 80,000। अब जब हमारे पास परचेज होती है तो आपको कुछ नहीं करना होता। परचेज आ गई आपकी कितनी बेटा? 80,000। आपको क्रेडिटर का ट्रीटमेंट कुछ नहीं करना, एडवांस का ट्रीटमेंट नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक और यहाँ आ जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग कितना है बेटा हमारा? 15,000 और क्लोजिंग कितना है? 30,400। क्लोजिंग कितना है बेटा हमारा? 30,400। तो आप इसको सॉल्व करके जो भी बैलेंस आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर ना गिवन हो तो परचेजेस निकालनी पड़ेगी, ठीक है जी। और परचेजेस जनरली निकालने के लिए आई प्रेफर, वैसे बिना क्रेडिटर अकाउंट के भी हो जाएगा, लेकिन आई प्रेफर क्रेडिटर अकाउंट निकाल के क्रेडिट परचेज निकाल लो। कैश परचेज गिवन होगी तो जोड़ लेना, नहीं तो निकालने का तरीका भी आपको बता दिया। बहुत ही कम आएगा, वैसे गिवन होती है कैश परचेज, क्रेडिट में जोड़ोगे टोटल परचेज आ जाएगी, फिर आपको बस यही काम करना है। गॉट इट? तो आज का टॉपिक समझ में आ गया। ये था मटेरियल कंज्यूम्ड, पूरा का पूरा बेसिक सारी टर्म्स मैंने आपको सिखा दी। अगली क्लास में हम सब्सक्रिप्शन टॉपिक सीखेंगे और फुल फ्लैश क्वेश्चन करके इस चैप्टर का अंत कर देंगे, ठीक है जी। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।